हेलो किड्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत। और आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला द लिविंग वर्ड और दूसरा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम। ठीक है। मतलब जो पहली यूनिट है 11th की, उसके अंदर हम लोग जितने भी लिविंग है अर्थ पे उनको हम टोटल 5 किंगडम में R.H. विटिकर ने डिवाइड किया है। पहले किंगडम में हमने सारे के सारे बैक्टीरिया, डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरियाज को पुट किया था और उस किंगडम का नाम था मोनेरा। देन सेकेंड किंगडम जो था वो प्रोटिस्टा था, जिसके अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को पुट किया। देन थर्ड किंगडम जो आया वो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स थे, लेकिन ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो ऑटोट्रॉफ्स थे। टोटल मेंबर जो थे सारे के सारे ऑटोट्रॉफ्स थे और उस किंगडम का नाम था फंजाई। ठीक है। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, 3 किंगडम हम क्लास 11th के सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं। और अब हमारे पास है फोर्थ किंगडम और जिसका नाम है प्लांट किंगडम। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट किंगडम। अब प्लांट किंगडम के बारे में हम डिस्कशन करें तो इस किंगडम में बेसिकली टोटली जितने टाइप ऑफ वैरायटी प्लांट्स की प्रेजेंट है वो यहाँ पे इस किंगडम के अंदर पुट की गई है। प्लांट किंगडम के जो मेंबर हैं वो सारे के सारे ही यूकैरियोटिक्स होंगे। ठीक है। और यानी कि जितने भी मेंबर हैं वो कैसे हैं, यूकैरियोट्स हैं और मल्टी सेल्यूलर है। ठीक है। यूकैरियोटिक है और मल्टी सेलुलर है सारे के सारे मेंबर। ठीक है। अब अगर हम देखें जो प्लांट किंगडम है इसके अंदर ये इसके मेंबर जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब अपना खाना खुद बनाने वाले। ठीक है। यानी कि दे मैन्युफैक्चर their food by photosynthesis। ठीक है। इसका मतलब क्लियर है कि इस किंगडम में जितने भी एनिमल हैं वो अपना खाना खुद बनाने वाले हैं, वो खाने के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि प्लांट किंगडम का जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरीके से किए गए हैं। अगर हम देखें क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो प्लांट किंगडम को क्लासिफाई किया है अलग अलग तरीके से। प्लांट का जो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था, जो प्लांट को 3 मेन टाइप से क्लासिफाई किए गए हैं। यानी कि क्लासिफिकेशन का जो फॉर्म है वो 3 मेन टाइप है क्लासिफिकेशन के। पहला जो टाइप है यानी कि 3 मेन टाइप्स है जिनके अंदर हम प्लांट को क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई करते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला हमारे पास सिस्टम आता है वो है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो क्लासिफाई किया जाएगा ऑर्गेनिज्म को उसका लेवल जो है वो बहुत ही लोअर रहेगा, या फिर आर्टिफिशियल के अंदर कुछ ही मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। तो इसके अंदर हम बोल सकते हैं, इसके बेसिस की बात करें, इसके बेसिस क्या थे क्लासिफिकेशन का, तो पहली चीज़ तो ये क्लियर करते हैं कि सबसे अर्लीस्ट सिस्टम था। इससे भी अर्लियर सिस्टम तो हम प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन को मानते हैं, जिसको प्लांट को क्लासिफाई किया था उसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बेसिस पे, लेकिन वो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं था क्योंकि उसमें काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स थे कि प्लांट अलग अलग कैटेगरी में पुट किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे हम जो क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियली की बात कर रहे हैं तो उसके बाद इसी को ही हम सबसे अर्लीस्ट सिस्टम बोलते हैं क्लासिफिकेशन का। ठीक है। आर्टिफिशियल, इसके अंदर इसका बेसिस जो रहता है ये बेस्ड ऑन होता है वन और फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है।
तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं उनकी। अगर एंजियोस्पर्म की बात करें तो क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म भी इसी तरीके से रहता है। टोटल सुपरफिशियली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए उनको क्लासीफाई किया जाता है। और ये जो क्लासिफिकेशन है सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि इस सिस्टम को सबसे पहले किसने दिया था, लीनियस ने दिया था। इसके अलावा यहाँ पे एक और नाम ऐड होता है, यानी कि इसके जो प्रोपेंट्स हैं उनकी बात करें, जिन्होंने क्लासिफिकेशन किया था, प्रोपेंट्स जिन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया, तो 2 साइंटिस्ट का नाम आता है, एक तो एरिस्टोटल और जो सेकंड आता है वो आता है लीनियस। ठीक है, तो ये यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड क्लासिफिकेशन था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि आगे जो नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन है वो कौन सा है, या पहले इसकी ड्रॉबैक्स की बात करते हैं। जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसका ड्रॉबैक क्या था, ड्रॉबैक्स। ठीक है, तो इसके ड्रॉबैक्स पे आए तो इसके अंदर क्या था कि इस तरह की क्लासिफिकेशन के अंदर इक्वल वेटेज मिल रही है, क्योंकि वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर कर रहे हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर दोनों तरह के आ जाएंगे, वेजिटेटिव भी आ जाएंगे और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस वजह से इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि इसके अंदर जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, क्योंकि इस क्लासिफिकेशन में सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि यहाँ पे इक्वलेंट वेटेज मिल रही थी वेजिटेटिव और जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बीच में। ठीक है, जिसकी वजह से जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज थी वो भी एक दूसरे से क्या हो रहे थे, अलग हो रहे थे। तो यहाँ पे जो ड्रॉबैक आता है वो क्या है, इक्वल वेटेज है, इक्वल वेटेज ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव। कैरेक्टर्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे और दूसरा बात जो ये भी थी, पहले तो बड़ा कारण यही था। सेकंड वजह जो थी इसके अंदर ड्रॉबैक की वो ये भी थी कि वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो आर मोर अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट। सो यहाँ पे वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आप क्लासीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस से बड़ी ही जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं। तो अपने लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट। ठीक है, इसी वजह से ये जो क्लासिफिकेशन था उसको रिजेक्ट किया गया, ये नॉट एक्सेप्टेबल था, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे हमें जो ड्रॉबैक्स है देखने को मिल रहे थे। उसके बाद जो प्लांट को क्लासिफाई किया था, सेकंड जो मोड था क्लासिफिकेशन वो था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सेकंड जो हमारे पास सिस्टम आता है वो है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेचुरल वे में हम लोगों ने क्या किया था, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर यहाँ पे जो मेन बेसिस थे अगर उसकी बात करें तो यहाँ पे जो बेसिस थे वो थे कि नेचुरल सिस्टम के अंदर नेचुरल एफिनिटीज़ को कंसिडर किया गया था, यानी कि इसके अंदर सिर्फ इंटरनल नहीं बल्कि एक्सटर्नल ही नहीं बल्कि इंटरनल फीचर्स को भी यहाँ पे इक्वलेंट वेटेज मिली थी। ठीक है, तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एफिनिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एफिनिटीज। ठीक है, सो यहाँ पे कंसिडर किया गया था, कंसिडर नॉट ओनली external but also
इंटरनल फीचर्स। ठीक है, इंटरनल फीचर्स का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे कि लाइक एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो इनके बेसिस पे यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को इक्वलेंट यहाँ पे वेटेज मिलती है। इसकी जो प्रोपेंट्स है वो कौन कौन थे? ठीक है, तो उनमें दो नाम आते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ग्योरेज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। ठीक है, बेसिकली इस क्लासिफिकेशन को हम बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल यानी कि एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल फीचर्स को भी वेटेज मिला था। बेंथम एंड हुकर ने इसी सिस्टम से, नेचुरल सिस्टम से ही एंजियोस्पर्म को क्लासिफाई किया था डाइकोट और मोनोकोट के अंदर। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास थर्ड जो क्लासिफिकेशन आता है वो है फाइलोजेनी, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसके अंदर अगर हम बेसिस की बात करें तो यहाँ पे फाइलोजेनी का मतलब आपको समझ में आया होगा। फाइलोजेनी वर्ड आते हैं आप समझ जाओ कि यहाँ पे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से रिलेटेड बात हो रही है, तो ये मोस्ट एक्सेप्टेबल माना गया क्योंकि इस क्लासिफिकेशन में फाइलोजेनी को भी यूज़ किया गया। तो यहाँ पे जो बेसिस रहता है वो यहाँ पे क्या रहेगा, मोस्ट एक्सेप्टेबल। यही है आज के टाइम पे जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन आर एक्सेप्टेबल। ठीक है, ये एक्सेप्टेबल था आज के टाइम तक, पहली चीज़ तो। और इसके अगर बेसिस की बात करें तो ये बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है क्लासिफिकेशन के लिए इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अगर हमें पता चल जाता है तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो किस टैक्सा से बिलोंग कर रहा है और उसका कॉमन एंसेस्टर कौन रहा होगा, यानी कि अज्यूमिंग that organism belonging to the same taxa have common ancestor। ठीक है, और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एवोल्यूशन की बात आ रही है तो फॉसिल्स यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। फॉसिल्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन elucidation evolutionary relationship। evolutionary relationship। ठीक है, और ये जो क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया था, अगर हम प्रोपेंट्स की बात करें, ये दो साइंटिस्ट आते हैं, दो या तीन साइंटिस्ट हम मान के चलते हैं यहाँ पे, एक तो एग्लर एंड प्रेंटल और सेकंड थे वो हेट्सियसन
और थर्ड जो थे तेजान। इन तीनों ने मिलके फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, इसके अलावा जो क्लासिफिकेशन होगा, आइडेंटिफिकेशन होता है, वो हम किसके अंदर पढ़ते हैं, टेक्सोनोमी के बेसिस पे। और टेक्सोनोमी में हम लोगों ने जो साइटोटेक्सो, कीमोटेक्सो और न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी देखी हुई है। न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी बेसिकली अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन जिसके अंदर पढ़ा जाता है वो क्या कहलाती है, टेक्सोनोमी। ठीक है, और अगर टेक्सोनोमी की टाइप्स की बात करें तो हमारे पास 3 तरह के टाइप्स रहते हैं टेक्सोनोमी के। एक तो है न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, ठीक है, और एक रहता है साइटोटेक्सोनोमी, और एक होता है कीमो टेक्सोनोमी। ठीक है, तो ऑल्दो ये चीज़ें हमने पहले भी डिस्कशन किया है, फिर भी मैं इन शॉर्ट आपको बता दूं कि जो न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी है वहाँ पे न्यूमेरिकल मेथड यूज़ किया जाता है, यानी कि सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी की बेसिस पे यहाँ पे जो ग्रुपिंग की जाती है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, वो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे न्यूमेरिकल मेथड जो है वो देखा जाता है, सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी देखी जाती है स्पीसीज़ की, और विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि with the help of computers। ठीक है, अब कंप्यूटर्स के अंदर जब सारी चीज़ें हो रही है तो आपको पता है अगर कोई ऐसा सिमिलरिटी है तो उसको पॉजिटिव साइन के साथ, और डिससिमिलरिटी है तो उनको नेगेटिव के साथ, यानी कि यहाँ पे कोड्स की हेल्प से क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। कंप्यूटर से काम हो रहा है तो आप यहाँ पे काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को एक साथ लेके उनका कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हो और उनका डेटा है वो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो ऐसा माना जाता है कि जो न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी है इसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, या यूँ बोलो कि ऑल ऑब्जर्वेबल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, यानी कि ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स यहाँ पे क्या किए जाते हैं, कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है साइटो। साइटो वर्ड यूज़ किया जाता है किसके लिए, सेल के लिए, यानी कि साइटो आ गया मतलब सेल। तो यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर तो आएगा ही आया, प्लस यहाँ पे ये किसके ऊपर, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन बेस्ड होती है, प्लस इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर भी देखे जाते हैं, एंड उनकी स्ट्रक्चर भी, नंबर, उनके स्ट्रक्चर, और थर्ड उनका बिहेवियर्स। एक्सेट्रा। ठीक है, और जो कीमो टेक्सोनोमी है उसके अंदर कीमो वर्ड यूज़ किया जाता है किसके लिए, केमिकल्स के लिए। तो यहाँ पे जो केमिकल्स हैं उनके बेसिस में हम देखें तो नेचर ऑफ प्रोटीन कैसे है, डीएनए की सीक्वेंस कैसी है, नेचर ऑफ प्रोटीन कैसा है। ठीक है, इसके अलावा जो क्रिस्टल्स हैं वो किसके बने हुए हैं, अगर सेल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के हैं या कैल्शियम ऑक्सीलेट के हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स एक्सेट्रा। तो इस तरीके से केमिकल के बेसिस पे अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो कीमो टेक्सोनोमी के अंदर आता है। तो इस तरीके से हमारे पास तीनों तरह की टेक्सोनोमी होती है। उसके बाद हम प्लांट किंगडम को देखें किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से है। तो प्लांट किंगडम जो है उनको हम इस तरीके से क्लासीफाई करते हैं, पूरे प्लांट किंगडम को हम टोटल 5 ग्रुप में रखते हैं। जो पहला ग्रुप है एल्गा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब जो एल्गी है ये सबसे सिंपल फॉर्म होती है, ठीक है, और जो एंजियोस्पर्म है वो सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म है प्लांट किंगडम का। अब जो एल्गी है इनको हम 3 कैटेगरी में या 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। तो सबसे प्रिमिटिव तो ये है, सबसे एडवांस ग्रीन रहती है, ग्रीन एल्गी सबसे एडवांस एल्गी होती है, देन ब्राउन एल्गी, और जो रेड एल्गी होती है सबसे पुरानी यानी कि प्रिमिटिव एल्गी, इसी को मानते हैं। देन आता है ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट को भी हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं, लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट और थर्ड मॉसेस। सबसे डेवलप्ड जो रहता है वो मॉसेस रहते हैं।
उसके बाद में टेरिडोफाइट्स आते हैं। टेरिडोफाइट्स को भी हमने 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किए हैं। इन 4 ग्रुप में जो फर्स्ट रहता है वो पॉलिप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा और टेरोप्सिडा, हम 4 ग्रुप टेरिडोफाइट्स के रखते हैं। ये जो चारों के चारों ग्रुप है, यहाँ पे तीनों, यानी कि कौन कौन से, ब्रायोफाइट्स, एल्गा, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, इनके अंदर सेक्स ऑर्गन जो है वो क्लियरली अपीयर नहीं होते, इसीलिए इनको हम क्रिप्टोगेमी बोला जाता है। क्रिप्टोगेमी का मतलब जिनके पास हिडन सेक्स ऑर्गन्स क्लियरली अपीयर नहीं होते और जो उनका सिंपल फॉर्म रहता है। देन आता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को भी हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और इनके अंदर जो फर्स्ट है साइकेड्स, कॉनिफेर, जिंकोगोल्स और जेनिटेलिस। और एंजियोस्पर्म है, इनको डाइकोट्स और मोनोकोट्स में डिवाइड करते हैं। एंजियोस्पर्म और जो जिम्नोस्पर्म है, इन दोनों के अंदर सेक्स ऑर्गन्स यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सेक्स ऑर्गन्स है वो क्लियरली अपीयर होते हैं, तो इनको हम फेनेरोगेमी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्रिप्टोगेमी और फेनेरोगेमी की फॉर्म में भी आप प्लांट किंगडम को क्लासीफाई कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पे जो हमारी क्लासिफिकेशन में जो फर्स्ट ग्रुप है वो है एल्गा का। तो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एल्गी। एल्गी क्या होती है, किस तरह की इसके पास स्ट्रक्चर होती है और किस तरीके से ये क्लासीफाई की गई है आगे अलग अलग क्लासेस के अंदर, वो हम सारी की सारी डिस्कशन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एल्गा, सबसे पहला और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द प्लांट, यानी कि अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एल्गी, ठीक है। सबसे सिंपल फॉर्म रहती है। देखो पहला क्वेश्चन ही आता है कि हु गेव द टर्म एल्गा, पहला क्वेश्चन तो यहीं से रहता है। अगर हम एल्गा की टर्म की बात करें तो टर्म किसने दिया था, एल्गा टर्म गिवन बाय लिनियस। एल्गा टर्म किसने दिया था, लिनियस ने दिया था। एल्गा की स्टडी को क्या बोला जाता है, यानी कि स्टडी ऑफ एल्गी, तो हमारे पास आंसर आता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी। देन हमारे पास आता है हु इज द फादर ऑफ फाइकोलॉजी, फादर ऑफ फाइकोलॉजी, तो आंसर आएगा यहाँ पे फ्रिट्ज, ठीक है। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, उस बुक के अंदर इन्होंने एल्गा के डिस्क्राइब किया था और उस बुक का नाम था स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन एल्गा। स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन या ऑफ एल्गा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एल्गा से कि हु इज द इंडियन फादर ऑफ फाइकोलॉजी, इंडियन फादर ऑफ फाइकोलॉजी, तो आंसर आएगा ओपी अय्यर, OPMOP अय्यर, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो एल्गा से पूछे जाते हैं। अब एल्गा के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी, ठीक है। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एल्गा का कि एल्गा के जो मेंबर है एल्गा आर क्लोरोफिल कंटेनिंग सिंपल थैलाकोइड बॉडी या प्लांट फॉर्म रहता है या ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो एल्गा क्या है, एल्गी आर क्लोरोफिल कंटेनिंग। अगर आपसे पूछे एल्गा क्या है तो आप इस तरीके से उसको डिफाइन भी कर सकते हो, क्लोरोफिल कंटेनिंग सिंपल थैलोइड। थैलोइड का मतलब है कि बॉडी जो है प्लांट बॉडी वो डिफरेंशिएटेड नहीं है, नॉट डिफरेंशिएटेड।
किसमें, रूट, स्टेम और लीफ में, एंड ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से एल्गा को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अब एल्गा की हैबिटेट की बात करें, सेकंड पॉइंट आता है हैबिटेट। ठीक है, तो हैबिटेट सब जगह एल्गा की प्रेजेंस हमें देखने को मिलेगी। हैबिटेट्स के अंदर अगर आप देखोगे तो एल्गा जो होता है वो एक्वेटिक होती है पहली चीज़ तो। अब एक्वेटिक है तो मतलब सारे तरह के पानी में एल्गा की प्रेजेंस हमें देखने को मिलेगी, यानी कि बोथ फ्रेश एंड मैराइन वाटर, चाहे फ्रेश वाटर हो चाहे मैराइन वाटर हो। इसके अलावा ये मॉइस्ट स्टोन्स पे, सॉइल पे, वुड पे, ठीक है, देखने को मिलते हैं। और थर्ड, कुछ एल्गी तो ऐसी होती है जो एक एसोसिएशन के साथ रहती है, जैसे कि, और कुछ ऐसे भी हैं ऑल्सो, एंड सम देम ऑल्सो अकर in association with फंजाई। याद आ गया आपको, आंसर क्या आएगा यहाँ पे, लाइकेन, क्योंकि लाइकेन ही इस तरीके का एसोसिएशन बनाता है। और एंड एनिमल्स, कुछ एनिमल के साथ भी एल्गा एसोसिएटेड होते हैं। एग्जाम्पल है ऑन स्लोथ बियर। ठीक है, इस तरीके से हमें एल्गा का क्या देखने को मिलता है, हैबिटेट देखने को मिलता है। उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है, वो होती है एल्गा की वेरिएबल साइज एंड फॉर्म, यानी कि एल्गा जो है वो वेरिएबल है साइज में एंड उसके फॉर्म्स पे जाएं तो। ठीक है, तो साइज और फॉर्म्स दोनों ही वैरी कर रहे हैं, क्योंकि जो अगर फॉर्म्स की बात करें तो ये यूनिसेलुलर भी हो सकती है एल्गा, ठीक है, प्लस कॉलोनियल भी हो सकती है एल्गा, तीसरा फिलामेंटस भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट फॉर्म्स जो है हमें एल्गा के देखने को मिलते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यूनिसेलुलर में मेनली हम एग्जाम्पल लेते हैं ग्रीन एल्गा, क्ले माइडोमोनास, और अगर कॉलोनियल की एग्जाम्पल लें तो वॉलवॉक्स, और फिलामेंटस की एग्जाम्पल लें तो यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा एंड स्पाइरोगायरा। ठीक है, तो ये बेसिकली इनकी डिफरेंट फॉर्म्स है जो हमें देखने को मिलते हैं। तो हमने एल्गी को डिफाइन कर दिया। एल्गी क्या है, एल्गी आर क्लोरोफिल कंटेनिंग सिंपल थैलाकोइड एंड ऑटोट्रॉफ्स ऑर्गेनिज्म होते हैं। हैबिटेट सब जगह ये देखने को मिलेंगे। तो आप हैबिटेट में देख सकते हो कि ये कॉस्मोपॉलिटियंस होते हैं। कॉस्मोपॉलिटियंस मतलब हर जगह पाए जाने वाले काइंड ऑफ, ठीक है, किसी न किसी टाइप की एल्गा हर जगह मिलती ही मिलती है। इसके बाद अगर हम हैबिटेट के बाद आते हैं इनकी वेरिएबल फॉर्म, तो यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटल तीनों तरह से ये प्रेजेंट हो सकती है। अब नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ जो पॉइंट आता है वो है कि जो एल्गा है, ठीक है, उनकी जो बॉडी है, प्लांट बॉडी, वो नॉट डिफ्रेंशिएटेड इन प्लांट बॉडी की बात करें तो इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो मैंने पहले ही बता दिया, बहुत सिंपल होती है, नो डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। ना रूट है, ना स्टेम है, ना लीफ है, किसी में इनकी बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती। इसी वजह से यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है कि इनकी प्लांट बॉडी के अंदर वॉस्क्यूलर
टिश्यूज जो हैं वो क्या होते हैं, आर एब्सेंट। ठीक है, वॉस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम और फ्लोएम यहाँ पे क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। जाइलम एंड फ्लोएम दोनों ही क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं, क्योंकि वाटर कंडक्शन की इनमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वाटर कंडक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। इवन इन जॉइंट फॉर्म, जैसे कि कैल्प जो होती है वो बहुत ही जॉइंट फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इनके पास क्या होती है, प्लांट बॉडी प्रेजेंट होती है। उसके बाद प्लांट बॉडी के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, तो इनकी सेल वॉल। सेल वॉल अलग अलग चीज़ों से मिलके बनी हो सकती है, यानी कि 5th पॉइंट पे हमारे पास आता है इनकी सेल वॉल कैसी होती है। ठीक है, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है एल्गा का। तो जो सेल वॉल है वो अलग अलग तरीके से प्रेजेंट है। सेल वॉल के चारों तरफ एक म्यूसिलिजिनस शीथ भी प्रेजेंट हो सकती है। पहला पॉइंट कि म्यूसिलिजिनस शीथ प्रेजेंट outside the सेल वॉल। ठीक है, इनकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, मेड अप ऑफ सेलुलोज तो होगा ही होगा, लेकिन सेलुलोज के अलावा भी कुछ चीज़ें और भी प्रेजेंट हो सकती है। इसके अलावा मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज और पैक्टीन। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि ये सेल वॉल जो होती है वो इसकी बनी होती है, बट सेलुलोज के अलावा भी यहाँ पे पैक्टीन भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा ग्लैक्टेन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, मैनन्स भी हो सकते हैं और मिनरल्स भी। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी सेल वॉल की अलग अलग तरह की प्रेजेंस हमें देखने को मिलते हैं। मिनरल्स में बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट की भी प्रेजेंस कभी कभी इनकी सेल वॉल में देखने को मिलती है। ठीक है, तो आगे देखें कि इनके अंदर न्यूट्रिशन की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास इनका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन तो बहुत सिंपल है। एल्गा जो है वो एक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, दैट मीन इनके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो कैसा होता है, फोटोट्रोपिक है। ये ऑटोट्रॉफिक है, तो मतलब अपना खाना खुद बनाएंगे, किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बना रहे हैं। दूसरा, इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड होता है। ठीक है, हैव प्लास्टिड, और इस प्लास्टिड में क्या होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑन थैलेकोइड मेम्ब्रेन। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेजेंट ऑन थैलेकोइड मेम्ब्रेन। ठीक है, और बेसिकली जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात चल रही है तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटेनॉइड, काफ़ी सारे जेंथोफिल्स, फाइकोएरिथ्रिन ए, सी और डी, काफ़ी अलग अलग तरीके के क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं। वैरायटी प्रेजेंट है, तो लेकिन मेनली जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो कि यूनिवर्सल है वो कौन कौन से हैं, एक तो है क्लोरोफिल ए और एक है क्लोरोफिल बी। इसके अलावा एक और है जेंथोफिल या कैरोटेनॉइड। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी अलग अलग एल्गी में अलग अलग तरीके से प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, मेनली तो ये दो प्रेजेंट रहते हैं, ये ग्रीन एल्गा में रहते हैं। इसके अलावा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ए, बी,
सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। इसके अलावा जो है वो कैरोटीन, जैंथोफिल्स, ठीक है, और फाइको अलग अलग पिगमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि रेड एल्गा है तो रेड एल्गा में फाइको अरिथ्रिन की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिवर्सल पिगमेंट कौन से हैं, यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स अगर आपसे पूछा जाए तो दो यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। एक तो क्लोरोफिल ए और सेकंड आता है बीटा कैरोटीन, ठीक है। तो ये हमारे सामने क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। अब हम लोगों ने एल्गा की क्या क्या चीज़ें देख ली। जो एल्गा है सबसे सिंपल फॉर्म है, ठीक है। एल्गा हमने फर्स्ट जो ग्रुप है उसको स्टार्ट किया है, एल्गा है, जिसकी टर्म किसने दी थी, लिनियस ने दी थी। स्टडी ऑफ एल्गी को फाइकोलॉजी बोला जाता है। फादर ऑफ फाइकोलॉजी फ्रिक्स है, जिन्होंने अपनी बुक स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गा में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी थी। इंडियन फादर ऑफ फाइकोलॉजी पूछा जाए तो ओपी अय्यर। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर में हमने एल्गा को डिफाइन कर दिया कि एल्गा आर क्लोरोफिल कंटेनिंग सिंपल थैलाकोइड एंड ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। हैबिटेट एक्वेटिक, मॉइस्ट एरिया और एसोसिएशन तीनों में मिल सकता है। वेरिएबल साइज एंड फॉर्म इनकी प्रेजेंट है। यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस अलग अलग फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। प्लांट बॉडी बहुत सिंपल होती है। नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। दैट मीन इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो कैसे होती है, थैलस लाइक होती है। थैलस लाइक मतलब नो डिफरेंशिएटेड इन रूट, स्टेम एंड लीफ। वॉस्कुलर बंडल नहीं होते क्योंकि वाटर कंडक्शन की रिक्वायरमेंट होती नहीं, क्योंकि एक्वेटिक हैबिटेट इनका मेनली कंसिडर किया जाता है। सेल वॉल अलग तरीके की होती है। इसके ऊपर म्यूसेलेजिनस शीथ भी प्रेजेंट हो सकती है। इसके अलावा सेलुलस के अलावा मैनस, मिनरल्स, पैक्टिन, ग्लैक्टोन्स एक्सेट्रा केमिकल्स की यहाँ पे प्रेजेंस देखने को मिलती है सेल वॉल के अंदर। न्यूट्रिशन में फोटोट्रोफिक्स होते हैं और इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, जेंथोफिल, फाइकोएरिथ्रिन, डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पूछा जाए तो क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन ही आता है। अब हम देखते हैं एल्गा के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रोडक्शन इन एल्गा। रिप्रोडक्शन इन एल्गा। एल्गा में रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो किस तरीके से होती है, तो एल्गा के अंदर रिप्रोडक्शन तीन तरीके से देखने को मिलता है। एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे आता है फर्स्ट बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, बाय फ्रेगमेंटेशन से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो फिलामेंट है वो ब्रेक होता है। फिलामेंट break down into small pieces and form new filament, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक एल्गी है और ये एल्गा की पूरी बॉडी हमें देखने को मिलती है। एग्जाम्पल में हम रख रहे हैं यहाँ पे स्पायरोगायरा, क्योंकि वो एक कॉमन एग्जाम्पल है जो जल्दी समझ में आ जाता है, स्पायरोगायरा, ठीक है। तो स्पायरोगायरा जो है वो हम यहाँ पे एग्जाम्पल रख रहे हैं। स्पायरोगायरा फिलामेंटस या फीते लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है स्पायरोगायरा, ठीक है। अब यहाँ पे इसके क्या हो गए, ब्रेक हो गए, स्पायरोगायरा क्या हो गया, टूट गया जो मेन
इसका फिलामेंटस था, ब्रेक डाउन हो गया और जिससे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स डेवलप हो गए। इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, फ्रेगमेंट्स है, ये क्या है, फ्रेगमेंट्स। स्पाइरोगैरा के अंदर स्मॉल पीसेस या आप बोल सकते हो फ्रेगमेंट्स, ठीक है। अब ये जो फ्रेगमेंट्स है आगे क्या करते हैं, ग्रो करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे न्यू स्पाइरोगायरा के अंदर। यानी कि एक स्पाइरोगायरा से टोटल कितने, 3 नए स्पाइरोगायरा बनते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन के फिनोमेना। तो आप देखोगे यहाँ पे जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन से होता है। उसके बाद जो सेकंड टाइप है हमारे पास रिप्रोडक्शन का वो है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन होता है। पहली चीज़ तो ये कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर आर प्रोड्यूस इन ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बनेंगे, ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप्स ऑफ spores are produced during sexual reproduction, ठीक है। यानी कि जो पेरेंट बॉडी है, हम देखते हैं यहाँ पे कि जो पेरेंट बॉडी है, इस पेरेंट बॉडी से क्या रिलीज होते हैं, स्पोर रिलीज हुए पेरेंट बॉडी से और ये स्पोर आगे क्या करते हैं, जर्मिनेशन करेंगे और जर्मिनेशन करके न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। और नर्मेंट होकर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो अब यहाँ पे मोस्ट कॉमन स्पोर की बात करें, मोस्ट कॉमन स्पोर अगर आपसे पूछा जाए कौन सा है, तो मोस्ट कॉमन स्पोर में एग्जाम्पल आता है जूस स्पोर, ठीक है। जूस स्पोर्स, जूस स्पोर बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए क्या है, तो जूस स्पोर एसेक्सुअल स्पोर है। दूसरी चीज ये फ्लैजिलेटेड होता है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या होगा, मोटाइल स्पोर है, ठीक है। और ये जर्मिनेट होके न्यू बनाता है। अगर डायग्राम की देखें तो इस तरीके से हमें जूस स्पोर का डायग्राम देखने को मिलती है। ये क्या होती है, फ्लैजिला, और ये होती है इनकी स्पोर, ठीक है। इसके अलावा और स्पोर भी हमारे सामने आते हैं जूस स्पोर के अलावा भी, ठीक है। तो ये तो फेवरेबल, यानी कि जूस स्पोर का फॉर्मेशन जो है वो अंडर, यानी कि फॉर्म्ड अंडर फेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। सेकंड, जो अलग अलग तरीके और भी स्पोर होते हैं और ये एंडोजीनस फॉर्म होते हैं इनसाइड द स्पोरेंजिया, जूस स्पोरेंजिया बोला जाता है। लाइक ये क्या है, जूस स्पोरेंजिया, और इस जूस स्पोरेंजिया में बहुत सारे क्या बनते हैं, जूस स्पोर्स का इस तरीके से हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ये जूस स्पोरेंजिया है और ये जूस स्पोर्स है, ठीक है। तो ये क्या है, जूस स्पोर है और जिसमें बन रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, जू स्पोरेंजिया, ठीक है। तो जूस स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि प्रोड्यूस्ड formed inside the sac like structure called zoosporangia, ठीक है।
इसका मतलब ये एंडोजीनस फॉर्मेशन होता है, या एंडोजीनस क्या है, ये स्पोर है। तो इस तरीके से आप देखोगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें मोस्ट कॉमन तो जू स्पोर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और भी स्पोर हैं, जैसे कि एप्लेनोस्पोर है, हाइपेनोस्पोर है, एकेनाइट्स है, ये सारे अलग अलग स्पोर्स हैं। एप्लेनोस्पोर्स, हाइपेनोस्पोर्स एंड एकेनाइट etc. are formed in unfavorable कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर ये स्पोर्स क्या है, बनते हैं। तो इस तरीके से ये हमने दो तरह का रिप्रोडक्शन देख लिया, फ्रेगमेंटेशन से भी देख लिया और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी देख लिया। अब हमारे पास थर्ड जो मोस्ट एडवांस्ड या मोस्ट इम्पोर्टेंट रिप्रोडक्शन है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। तो एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है वो हम चेक करते हैं, वो किस तरीके से देखने को मिलता है। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक चीज़ तो आप क्लियर करो कि सेक्स ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो सेक्स ऑर्गन की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें क्या चाहिए, सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। अब ये जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे हैं, ये पहली चीज़ तो नॉन जैकेटेड है, इनको कोई भी आउटर कवरिंग लेयर नहीं होती। और ये जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। और सेक्स ऑर्गन के अंदर जो मेल होता है उसको तो एंथ्रीडियम बोला जाता है, जो कि मेल गैमेट बनाता है। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको किस नाम से जानते हैं, oogonia, ठीक है। और ये जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो जैकेट लेग्स, यानी कि या तो आप इसको जैकेट लेस भी बोल सकते हो, जैकेट लेस, ठीक है। बट एक्सेप्शनली यहाँ पे ग्रीन एल्गा है कारा, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सेप्शन यहाँ पे कारा देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक्सेप्शन की बात करें, एक्सेप्शन की बात करें तो यहाँ पे एक्सेप्शन में आता है कारा, ठीक है। कारा एक क्या है, ग्रीन एल्गी है, ठीक है। और कारा के बारे में अगर हम देखें क्या क्या चीज़ें हमारे सामने आती है, तो कारा जो है इसको स्टोन वर्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये मल्टी सेलुलर, इनके जो सेक्स ऑर्गन है कारा के ऑर्गन वो कैसे होते हैं, वो मल्टी सेलुलर है एंड जैकेटेड होते हैं, मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड होते हैं। और इनके जो मेल है कारा का उसको हम यानी कि ग्लोब्यूल ली भी बोल सकते हैं, और इसके जो फीमेल है उसको न्यूक्यूली नाम दिया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। डायग्राम देखें अगर कारा का तो वो कुछ इस तरीके से है। तो इस तरीके से हमारे सामने ये कारा है, और कारा का ये क्या है, गैमेटोफाइट, ठीक है, यानी कि मेन प्लांट बॉडी है, ठीक है। और ये कारा इस तरीके से देखने में आता है। और कारा के अंदर जो ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, ये जो स्ट्रक्चर है वो एज ए मेल रहती है, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ कारा को आप
यानी कि सॉरी फीमेल है ये, और जिसको oogonia या फिर आप किस नाम से जान सकते हैं, न्यूक्यूल। और जो ये है उस ये जो है वो कौन सी है, मेल सेक्स ऑर्गन है, जिसको हम ग्लोब्यूल के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से कारा का जो डायग्राम है वो अपीयर होता है। तो कारा के इस तरीके से छोटे छोटे ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, इनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देखें कि इनके अंदर जो लाइफ साइकिल है वो किस तरीके से प्रेजेंट होता है। तो जो एल्गा का मोस्ट ऑफ लाइफ साइकिल नहीं, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात चलिए, लाइफ साइकिल बाद में देखेंगे। अगर मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्स ऑर्गन्स के अंदर क्या बनेंगे, यानी कि अभी हमने क्या देखे, सेक्स ऑर्गन देखे, ठीक है। सेक्स ऑर्गन्स के अंदर क्या बनते हैं, गैमीट्स बनते हैं, ठीक है। एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट, एक मेल एंड फीमेल गैमीट, और इन गैमीट्स के बीच में क्या होता है, फ्यूज़न होता है। तो ये जो फ्यूज़न है वो 3 तरीके से हमें देखने को मिल सकता है, आइसो, एनाइसो और oogamous। तो हमारे पास आप मोड भी बोल सकते हो या फिर टाइप भी बोल सकते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एक तो होता है आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एनाइसो गैमस, और एक होता है oogamous। तीनों अलग अलग फॉर्म हमारे सामने प्रेजेंट है, आइसो, एनाइसो और oogamous, ठीक है। ये वैसे ऑल्दो हम लोगों ने एल्गा के अंदर भी देखे थे। आइसोगैमस का मतलब क्या है, आइसोगैमस फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स विच आर सिमिलर इन साइज, ठीक है। तो जो फ्यूजन हो रहा है जिन गैमेट्स के अंदर, तो फ्यूजन की बात करें, फ्यूजन ऑफ 2 gametes which similar in size, ठीक है, साइज में बिल्कुल एक जितने ही होंगे ऐसे, ठीक है। अब ये ऐसे हो भी सकते हैं या फिर आप इस तरीके से इनको कंसिडर कर सकते हो कि ये फ्लेजिलेटेड भी हो सकते हैं। तो दैट मीन ये जो है वो कैसे हो सकते हैं, फ्लेजिलेटेड भी हो सकते हैं और नॉन फ्लेजिलेटेड भी हो सकते हैं। दोनों में से हमें किसी तरीके से भी देखने को मिल सकते हैं। एग्जाम्पल आइसोगैमस की बात करें तो एग्जाम्पल में हम रखते हैं क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, यूलोथ्रिक्स, एक्टोकार्पस, एग्जाम्पल एल्गा के एक्टोकार्पस, स्पायरोगायरा, ठीक है, और क्लेडोफोरा। ये सारे एग्जाम्पल जो है वो हमें आइसोगैमस के देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस में जिन 2 गैमेट्स का फ्यूज़न हो रहा है, यानी कि ये गैमेट्स जो हैं वो डिसिमिलर होते हैं इन साइज में। तो गैमेट्स विच आर डिसिमिलर इन साइज, तो मतलब एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, या तो फ्लेजिलेटेड होगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है वो हमें किस में देखने को मिलती है, एनाइसो में। एग्जाम्पल देखें एनाइसो के जो हमारे सामने आते हैं वो आते हैं, कुछ स्पीसीज तो क्लेमाइडोमोनास की ही आती है। सो हम बोल सकते हैं सम species of
क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, फिर आता है ऊगेमिस। ऊगेमिस के अंदर क्या चीज़ें होती हैं? ऊगेमिस के अंदर जो गैमेट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर मेल गैमेट की अगर हम बात करेंगे वो कैसा प्रेजेंट होता है, तो मेल गैमेट जो होगा वो एक तो छोटा होगा पहली चीज़, और दूसरी चीज़ वो मोटाइल होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से कंसिडर कर सकते हो या फिर इस तरीके से कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, जबकि अगर आप देखोगे फीमेल गैमेट की बात करेंगे, फीमेल गैमेट किस तरीके से होगा, तो वो इससे अपोजिट होगा, लार्ज होगा और नॉन मोटाइल होगा, इस तरीके से। तो दोनों ही अलग अलग तरीके से हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, गैमेट्स यहाँ देखने को मिलते हैं। ऊगेमिस का जो एग्जाम्पल रहेगा वो हमारे साथ में आता है वोलवॉक्स और फ्यूकस, कारा, ठीक है, सार्गसम। ठीक है, तो इस तरीके से, और क्लेमाइडोमोनास, सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ स्टार लगा देती हूँ, सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास के अलग अलग स्पीसीज के अंदर हमें तीनों तरह के मोड यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये है आइसो, एनाइसो और ऊगेमिस टाइप ऑफ मेथड। ठीक है, जो कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही 3 तरह के मेथड हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखें कि जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होने के बाद में एक सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने एल्गा के डिस्कशन कर लिए। एल्गा के हम लोगों ने देखा कि एल्गा का डिफाइन क्या है, हैबिटेट क्या है, उनके डिफरेंट जो साइज़ और फॉर्म क्या है, प्लांट बॉडी कैसी होती है, सेल वॉल किन किन की बनी होती है, न्यूट्रिशन में इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन कौन से होते हैं, यूनिवर्सल पिगमेंट कौन से हैं, रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन्स देखे, कारा के अंदर जो एक्सेप्शन था वो भी हम लोगों ने डिस्कशन किया। बेसिकली ये जो डायग्राम है वो किसका है, कारा का डायग्राम है। ठीक है, तो कारा बेसिकली एग्जाम्पल है किसका, ग्रीन एल्गी का। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने सेक्स ऑर्गन्स की प्रेजेंस भी देखी यहाँ पे कि जो सेक्स ऑर्गन्स है वो आगे क्या बनाते हैं, गैमीट, और उनका फ्यूज़न आइसो, एनाइसो और ऊगेमिस 3 तरीके से हो सकता है। आइसो के अंदर दोनों एक जैसे होंगे, सिमिलर होंगे, एनाइसो में डिसिमिलर होंगे और अपोजिट होंगे ऊगेमिस के अंदर बिल्कुल अलग। ठीक है, अब देखते हैं कि जो एल्गा है, इस एल्गा का जो लाइफ साइकिल है तो वो अगर हम देखें तो किस तरीके से प्रेजेंट होता है, यानी कि लाइफ साइकिल ऑफ एल्गा, लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी। ठीक है, तो मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, मोस्ट ऑफ एल्गी जो होती है, यानी कि मोस्टली जो एल्गी है उनके अंदर जो लाइफ साइकिल होता है वो कौन सा होता है, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होता है। ठीक है, हैप्लोन्टिक, क्योंकि मेन जो बॉडी होती है वो यहाँ पे हैप्लोइड होती है और उनके अंदर जाइगोटिक मियोसिस परफॉर्म किया जाता है। तो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी होती है, हैप्लोइड होती है। ठीक है, अभी हम देखेंगे किस तरीके से, और इसके अंदर जाइगोटिक मियोसिस हमें देखने को मिलता है, जाइगोटिक मियोसिस। ठीक है, बट यहाँ पे एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन। ठीक है, वो है ब्राउन एल्गी का, ब्राउन एल्गी। यहाँ पे एक्सेप्शन रहती है क्योंकि यहाँ पे जो ब्राउन एल्गी है उसके अंदर जो मेन बॉडी है वो क्या होती है, डिप्लॉइड होती है, प्लांट बॉडी।
जो प्लांट बॉडी है वो क्या है, डिप्लॉइड है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलता है। यानी कि ब्राउन एल्गी के अंदर बेसिकली अगर हम बात करें फ्यूकस की, ठीक है, तो कौन सा लाइफ साइकिल होगा, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलता है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब है कि यहाँ की जो मेन बॉडी है प्लांट की वो कैसी है, डिप्लॉयड है, यानी कि 2n है, ठीक है। और इनके अंदर जो डिवीज़न होता है वो बेसिकली गैमेट फॉर्मेशन के दौरान होता है। तो यहाँ पे जाइगोटिक मियोसिस ना होके गैमेट फॉर्मेशन के लिए गैमेटिक मियोसिस होता है, गैमेटिक मियोसिस। तो इस तरीके का एक एक्सेप्शन भी हमें देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि जो ये हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है कैसे, किस तरीके से कंप्लीट होता है, वो हम देखते हैं हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, क्योंकि डिप्लॉन्टिक तो अलग रहता है, एक्सेप्शन केस में रहता है। देखो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर जो मेन बॉडी है वो कैसी होती है, गैमेटोफाइटिक, यानी कि जो मेन प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी जो है वो क्या है, हैप्लोइड होती है, एन होती है, ठीक है। अब ये हैप्लोइड आगे जो प्लांट बॉडी है वो आगे डिवीज़न कौन सा करती है, माइटोसिस करती है, किसके लिए, गैमेटोजेनेसिस करने के लिए, गैमेटोजेनेसिस इसको परफॉर्म करना होता है, ठीक है। जब ये गैमेटोजेनेसिस करती है तो इससे क्या बनते हैं, आगे गैमीट्स बनते हैं, ठीक है। ये खुद हैप्लोइड है, माइटोसिस इन्होंने किया है, तो जो गैमीट्स बनेंगे वो भी क्या होंगे, हैप्लोइड ही होंगे, ठीक है। अब गैमीट्स आगे क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन की फिनोमिना कंप्लीट करते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की फिनोमिना यहाँ कंप्लीट होती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद हम क्या देखते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन की फिनोमिना है उसके बाद क्या बनते हैं, फर्टिलाइजेशन जब होता है तो कौन सा डिवीज़न हमें देखने को मिलता है, मियोसिस, मियोसिस यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। जब मियोसिस यहाँ होता है तो क्या फॉर्मेशन होता है, मियोसिस जब डिवीज़न होता है तो स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। और ये स्पोर क्या होते हैं, हैप्लोइड होते हैं। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा अपने सही करते हैं यहाँ से। तो जब ये गैमीट्स जब बनते हैं ना, तो गैमीट के बाद में कौन सी फिनोमिना होते हैं, फर्टिलाइजेशन की फिनोमिना होती है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट आता है उसमें क्या बनेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे जाइगोट जो रहता है वो 2n रहता है, डिप्लॉइड रहता है, ठीक है। और फिर जाइगोटिक मियोसिस कंप्लीट होती है। यहाँ से हम क्या देखते हैं, जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस। और जाइगोटिक मियोसिस जब कंप्लीट होती है तो क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। अब मियोसिस हुआ है तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, हैप्लोइड होगा, एन होगी। और फिर ये जो स्पोर होते हैं वो आगे क्या करते हैं, जर्मिनेशन करते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैमेटोफाइट्स के अंदर। तो यहाँ पे आप क्या देखने को मिलेगा, जर्मिनेशन, इनकी स्पोर जो होते हैं वो जर्मिनेशन करते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैमेटोफाइट्स में। तो इस तरीके में अगर आप देखते हो तो सिर्फ ये इतना सा जोन था जो क्या था, डिप्लॉइड फेज थी, डिप्लॉइड फेज हमें यहाँ देखने को मिलती है। बाकी की जो फेज है वो कैसी है, हैप्लॉइड फेज है, हैप्लॉइड
फेज। तो आप देखोगे यहाँ पे हैप्लॉइड फेज ज़्यादा होती है और जो डिप्लॉइड फेज होती है वो कम होती है, इसीलिए इस साइकिल को हम किस नाम से जानते हैं, हैप्लॉन्टिक साइकिल के नाम से जाना जाता है। तो ये जो लाइफ साइकिल है मोस्ट ऑफ एल्गा इसी लाइफ साइकिल को क्या करता है, परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये लाइफ साइकिल हमें यहाँ देखने को मिलता है। जबकि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दो। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करें जो एक्सेप्शनली देखने को मिलता है, तो इसके अंदर जो मेन प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी वो कैसी होती है, वो खुद ही डिप्लॉयड होती है। ठीक है, अब वो खुद डिप्लॉयड है तो जब उसको गैमेट बनाना है तो कौन सा डिवीज़न करना पड़ेगा, मियोसिस, और इसको हम बोलते हैं गैमेटिक मियोसिस। ठीक है, गैमेटिक मियोसिस के अंदर तो यहाँ पे आप देखोगे कि गैमेट्स बनेंगे, मियोसिस हो गए, और यहाँ पे ये क्या बने, गैमेट्स बने जो कि क्या थे, एन। अब ये गैमेट्स आपस में क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, यहाँ पे फर्टिलाइज्ड होंगे, और फर्टिलाइज्ड होके ये फिर आगे क्या बनाएंगे, जायगोट बनाएंगे। ठीक है, और जायगोट खुद क्या होगा, 2n होगा, और जायगोट आगे डिवीज़न कौन सा करेगा, माइटोसिस करेगा, और माइटोसिस जब डिवीज़न होता है तो फिर आगे माइटोसिक डिवीज़न करके ये जो जायगोट है वो जर्मिनेट करता है इन न्यू प्लांट्स के अंदर। ठीक है, इस तरीके से हमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो ये वाली फेज़ रहती है सिर्फ ये ही कौन सी होती है, हैप्लॉइड फेज़ होती है, बाकी जो मेन फेज़ है वो डिप्लॉइड ही रहती है, हैप्लॉइड। ठीक है, और ये कौन सी फेज़ होती है, डिप्लॉइड फेज़ हमें देखने को मिलती है। इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉन्टिक साइकिल, जो कि एक्सेप्शनली एल्गा होती है जो कि परफॉर्म करती है। ठीक है, अब हम एल्गी का क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि एल्गा को आप किन बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। तो एल्गा आर मेनली क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर पिगमेंट्स। ठीक है, स्टोरेज प्रोडक्ट्स, फ्लेजिलेशन एंड केमिस्ट्री ऑफ सेल वॉल। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। ठीक है, किसके बेसिस पे, ऑन दी बेसिस ऑफ, पहला जो बेसिस है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। दूसरा जो रहेगा वो होता है फ्लेजिलेशन। तीसरा स्टोरेज प्रोडक्ट्स। फोर्थ केमिस्ट्री ऑफ सेल वॉल। तो इन 4 पॉइंट के बेसिस पे हम एल्गा को 3 क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज पॉइंट एल्गा डिवाइड इनटू 3 क्लासेस। ठीक है, कौन कौन सी क्लासेस हैं, 3। पहली क्लास को बोलते हैं क्लोरोफाइसी, दूसरी को बोलते हैं फियोफाइसी, और एक है रोडोफाइसी। ठीक है, तो अलग अलग नाम से जाना जाता है। जो फर्स्ट क्लास है उसको हम बोलते हैं ग्रीन एल्गा, सेकंड को बोलते हैं ब्राउन एल्गा, क्योंकि ग्रीन एल्गा जो मोस्ट एडवांस होती है, मोस्ट प्रिमिटिव पूछा जाए तो कौन सी आती है, रेड एल्गा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 3 क्लासेस आती हैं
एल्गा की, जिसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्लोरोफाइसी जो मोस्ट एडवांस है, फिर फियोफाइसी और फिर रिडोफाइसी हम लोग स्टडी करेंगे। तो जो क्लोरोफाइसी है वो किस तरह की एल्गा को बोला गया है, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल हैं और इनके अंदर कैसा हैबिटेट है, खाना कैसे स्टोर करते हैं, इनके अंदर कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और कैसा लाइफ साइकिल और कैसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं वो क्लोरोफाइसी की हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करने वाले हैं। अभी जो आज हम लोगों ने पढ़ा है वो बेसिकली सारा एक बार रिकॉल करें तो प्लांट किंगडम स्टार्ट किया था। प्लांट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो आर्टिफिशियल मेथड से, नेचुरल मेथड से और फाइलोजेनेटिक मेथड से किया है, जिनमें से फाइलोजेनेटिक्स जो है मोस्ट एक्सेप्टेबल माना गया है क्योंकि वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के साथ होता है। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे अलग तरह की टेक्सोनोमी भी देखी, न्यूमेरिकल, साइटो और कीमो टेक्सोनोमी, ठीक है, और जो हम लोगों ने पहले भी की थी। फिर हमने देखा कि जो प्लांट किंगडम है उनको एल्गा, ब्रायोफाइटा, टैडो और जिम्नो एंजो में डिवाइड किया है। इसमें से हमने सबसे पहले जो स्टार्ट किया है वो है एल्गा, ठीक है। एल्गा के बारे में बात करें तो एल्गा टर्म लीनियस ने दी थी। एल्गा की स्टडी को फाइकोलॉजी, फादर ऑफ फाइकोलॉजी, फ्रिश, इंडियन फादर ऑफ फाइकोलॉजी MOP आइगर। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, एल्गा एक क्लोरोफिल कंटेनिंग सिंपल थैलाकोइड ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। हैबिटेट फ्रेश मेराइन सॉइल, मॉइस्ट एनवायरनमेंट एसोसिएशन में सब जगह प्रेजेंट रहती है। वेरिएबल साइज और फॉर्म है, यूनिसेलुलर भी हो सकती है, क्लोनियल, फिलामेंटस, इस तरीके से। प्लांट बॉडी बहुत सिंपल होती है, थैलस लाइक होती है। देयर इज नो रूट, स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, नो डिफरेंशिएशन। वॉस्कुलर बंडल एब्सेंट होता है क्योंकि वाटर कंडक्शन की जरूरत नहीं होती। एक्वेटिक मीडियम में ये प्रेजेंट रहती है चाहे वो कितनी ही जाइंट फॉर्म क्यों ना हो। सेल वॉल जो होती है वो अलग अलग तरीके से देखने को मिलती है, उनके ऊपर कवरिंग भी हमारे सामने आती है, म्यूसेलस जीनस, और अलग अलग केमिकल या मिनरल्स मिलके भी सेलुलोज का फॉर्मेशन करते हैं। मेनली तो यहाँ पे सेलुलोज की प्रेजेंस ही होती है। न्यूट्रिशन की बात करें तो फोटो ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में A, B, C, D, ज़ैंथोफिल और फाइकोएरिथ्रिन मेनली देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सल पिगमेंट पूछा जाए तो क्लोरोफिल A और बीटा कैरोटीन, ये सारे तरह के एल्गा के अंदर देखने को मिलते हैं। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिवली करते हैं तो बाय फ्रेगमेंटेशन करता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो स्पोर फॉर्मेशन होते हैं, और मोस्ट कॉमन स्पोर में हम जूट स्पोर के बारे में बात करते हैं। जूट स्पोर जो होते हैं वो आगे जर्मिनेट होकर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर जो है वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं, जू स्पोरेंजियम बोला जाता है, और ये एंडोजिनस होते हैं। इसके अलावा एप्लेनोस्पोर, हाइपेनोस्पोर, एकेनेट्स, ये सारे के सारे एसेक्सुअल स्पोर है, लेकिन इनका फॉर्मेशन अनफेवरेबल कंडीशन में देखने को मिलता है। फिर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गा। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान हमें सेक्स ऑर्गन की ज़रूरत होती है, और सेक्स ऑर्गन इनके नॉन जैकेटेड यानी कि जैकेटलेस होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम, फीमेल को ऊगोनियम के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पे कारा जो है बहुत ही एक्सेप्शनली रोल प्ले करता है, जिसको स्टोन वर्ड के नाम से भी जाना जाता है कारा को। ये एक ग्रीन एल्गी होती है कारा, जो कि मल्टी सेलुलर और जैकेटेड सेक्स ऑर्गन के साथ होती है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कि इनका जो सेक्स ऑर्गन है वो कैसा होता है, मल्टी सेलुलर है और जैकेटेड है। मेल को आप ग्लोब्यूली और फीमेल को न्यूक्यूल के नाम से जानते हैं। कारा का जो डायग्राम है हम लोगों ने देखा कि इसके अंदर आपको क्लियरली मेन बॉडी जो है वो भी दिखाई दे रही है, और मेन बॉडी को अगर जूम करके देखें तो मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स है वो देखने को मिलते हैं, जो कि मल्टी सेलुलर और जैकेटेड होते हैं, ठीक है। अगर सेक्स ऑर्गन है तो गैमेट बनेंगे, और गैमेट है तो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होगा। फ्यूज़न 3 तरीके से देखते हैं, आइसो, एनाइसो और ऊगैमस। आइसो के अंदर जो गैमेट फ्यूज़ करते हैं वो सिमिलर साइज़ के होते हैं, एनाइसो में डिसिमिलर साइज़ के होते हैं, ऊगैमस में बिल्कुल अलग अलग ही होते हैं। जैसे कि मेल स्मॉल मोटाइल होता है, फीमेल लार्ज और नॉन मोटाइल होते हैं। बाकी एग्जांपल्स आपको याद रखने, एक कॉमन एग्जांपल क्लेमाइडो की स्पीसीज की जो है वो सारे तरह का रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सकती है, तीनों मतलब आइसो, एनाइसो और ऊगेमस। इसके अलावा इरोथ्रिक्स, एक्टोकार्पस, स्पायरोगायरा, क्लेडोफोरा, ये तो आइसोगेमस के हैं। ऊगेमस के अंदर वॉल्वोक्स, फ्यूकस, कारा, सार्गेसम, इस तरह की स्पीसीज हमें देखने को मिलती है। लाइफ साइकिल की बात करें तो मोस्ट ऑफ एल्गा जो है हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल ही शो करती है, क्योंकि मेन बॉडी उनकी क्या होती है, हैप्लॉइड होती है, और वो जायगोट
जो होता है वो मियोसिस परफॉर्म करता है। लेकिन यहाँ पे फ्यूकस जो है ब्राउन एल्गी एक्सेप्शन है, क्योंकि वहाँ पे मेन बॉडी क्या होती है, डिप्लॉयड होती है, तो वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल परफॉर्म करते हैं और गैमेटिक मियोसिस देखने को मिलता है। अगर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करें तो ये जो लाइफ साइकिल दिख रहा है आपको, ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, जिसके अंदर मेन प्लांट बॉडी क्या है, हैप्लॉइड है। वो माइटोसिस परफॉर्म करेगी, फिर गैमेटोजेनेसिस, फिर गैमेट बने, गैमेट ने फ्यूजन किया, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो डिप्लॉइड फेज बनी, जो कि किस फॉर्म में थी, जाइगोट की फॉर्म में थी। फिर यहाँ पे क्या होने को देखने को मिल रहा है, जाइगोटिक मियोसिस देखने को मिलता है, जिससे क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, और स्पोर आगे जर्मिनेट होते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैमेटोफाइटिक मेन प्लांट बॉडी के अंदर। ठीक है, जबकि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करें तो भाई डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में मेन बॉडी डिप्लॉयड होती है और यहाँ पे जायगोट है वो माइटोसिस परफॉर्म करता है और वो आगे जर्मिनेट हो जाता है न्यू प्लांट के अंदर। अगर क्लासिफिकेशन देखें एल्गा को क्लासिफाई किया गया है 3 क्लासेस के अंदर, किसके बेसिस पे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फ्लैजिलेशन, स्टोरेज प्रोडक्ट कैसा है और सेल वॉल की केमिस्ट्री कैसी है, किस किस चीज़ की सेल वॉल बनी होती है, उसके बेसिस पे हमने देखा कि एल्गा के हम लोगों ने इनके बेसिस पे 4 कैटेगरी या 4 क्लासेस में डिवाइड किया है। कौन कौन से, एक तो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और ट्रोडोफाइसी, ग्रीन और ब्राउन और रेड एल्गी। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा ग्रीन एल्गा के बारे में होगा। ग्रीन एल्गा के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।